स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग भारत के भूगोल की मैपिंग कर रहे हैं। वीडियो नंबर 5 है। आज जो टॉपिक शुरू हो रहा है ये 2-3 वीडियो मतलब 2-3 पार्ट में मिलेगा। राज्य दर्शन, भारत के कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं सभी राज्यों की हम लोग मैपिंग करेंगे। ठीक है, आरओ के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है, खासकर जितने भी वनडे एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण है। आरओ के लिए स्पेशल बनाया ही गया है और पीसीएस के लिए यानी यूपीपीएससी एग्जाम के लिए स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जो 8 केंद्र शासित भारत के राज्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। केंद्र शासित राज्यों का क्षेत्रफल पूछा जाता है क्रम से, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, और क्रम भी पूछा जाता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पहला जो आपको केंद्र शासित राज्य दिख रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये मैप में आपको इधर पूरा ये अंडमान दिख रहा होगा, इधर निकोबार दिख रहा होगा। पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का भाग है। कोको द्वीप से उधर म्यांमार से अलग होता है। म्यांमार की जो अराकानियोमा पर्वत माला है, नवीन पर्वत माला है, उसी का ही भाग है, उसी का रूप है जो द्वीप के रूप में समुद्र में निकले हुए हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्रफल है कितना है? 8,249 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 8,249 वर्ग किलोमीटर। ये चीज ध्यान रखिएगा। म्यांमार से अलग किससे होता है? तो कोको द्वीप समूह यहाँ पे है। कोको द्वीप से जो है अंडमान निकोबार इधर हो जाता है, उधर म्यांमार हो जाता है। जबकि अराकानियोमा जो म्यांमार की पर्वत श्रृंखला है उसी का भाग है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, जलमग्न है तो कुछ द्वीप उठे हुए हैं पर्वतों के रूप में, वही दिखाई देते हैं, उन्हें ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। राजधानी कहाँ पे है? यहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान में स्थित है, लोअर अंडमान में स्थित है। ध्यान रखिएगा, आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो निग्रिटो और जारवा, ये मूल निवासी हैं, निग्रिटो और जारवा मूल निवासी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूछा जाए मूल निवासी कौन है, तो निग्रिटो है, जारवा है, ये मूल निवासी है। बाकी आदिवासी जातियां रहती हैं, जैसे निग्रिटो है। अगर पूछा जाए कहाँ की जनजाति है, कहाँ की जातियां पूरी तरह से मूल रही होंगी जब शुरुआत हुई होगी, तो ये दक्षिण जो पूर्व एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ के क्षेत्रों में फैली हुई है। जैसे भारत में अंडमान में फैली है, उनको अंडमानी कहा जाता है। अंडमानी लोग जो हैं वो निग्रिटो हैं। ऐसे मलेशिया में जो सेमांग लोग हैं वो जो हैं वो भी निग्रिटो हैं। ऐसे ही थाईलैंड में मनीक लोग हैं। फिलीपींस में आटी या आती करके लोग हैं, वो भी जो क्या हैं, निग्रिटो हैं। बहरहाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो मूल निवासी हैं वो निग्रिटो और जारवा है। तो इनकी चर्चा किसी दिन जब हम मानव पढ़ाएंगे उसके बारे में तब आपको बताएंगे। निग्रिटो और जारवा के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। जैसे निग्रिटो एक बड़ा समूह, इसमें लगभग 30 जातियां शामिल होती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ जनजातियां हैं, जैसे ओंगे जनजाति यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे निग्रिटो और जारवा ये मूल जनजाति है, ध्यान रखिएगा। प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है? ओंगे है, जारवा है, सेंटिनल है, उज्जमानी है। ये प्रमुख जनजातियां हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, जो कि आपको याद रखना है। ओंगे है, जारवा है, सेंटिनल है, उज्जमानी है। यहाँ की जनसंख्या आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है 3,80,581। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या दी है। लिंगानुपात 876 है। जनसंख्या का जो घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर वो 46 है। ये चीज ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो लोग रहते हैं वो कैसा कपड़ा पहनते हैं? पहला तो ध्यान रखिएगा, वो लंगोटी पहनते हैं, कपड़े की बनी वो लंगोटी पहनते हैं। लंगोटी नॉर्मली बच्चों को पहनाया जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बड़े लोग लंगोटी पहनने का काम करते हैं, उनका पारंपरिक पोशाक माना जाता है। ठीक है, दूसरा जो है निकोबारी हुला स्कर्ट है, इनका कपड़ा मेन हुला स्कर्ट ये पहनते हैं। क्या पहनते हैं? निकोबारी हुला स्कर्ट। हुला एक पेड़ होता है, उसी की छाल से बनी हुई ये स्कर्ट होती है, और वहां का यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक सांस्कृतिक परिधान है हुला स्कर्ट। यही लोग पहनते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये आभूषण कौन सा पहनते हैं? तो मनके के बने हुए हार को पहनते हैं, बाजूबंद पहनते हैं, पायल पहनते हैं। ये सब अपना मतलब जो भी श्रृंगार वगैरह ये सब करते हैं और
ठीक है। जनजातियों में ध्यान रखिएगा ओंगे है, जारवा है, सेंटिनल है, उज्जमानी है। अगले पॉइंट पे आते हैं, यहां के लोग भाषा कैसी बोलते हैं, ये पॉइंट जरूर देखिएगा। ये अभी इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, भाषा देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख भाषा हिंदी है, निकोबारी है, तमिल है, बंगला है, मलयालम है और तेलुगु है। मतलब तेलुगु भी बोलने वाले वहां पे हैं, मलयालम भी बोलते हैं, बंगला भी बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं, निकोबारी भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो कोलकाता उच्च न्यायालय है। मतलब अंडमान निकोबार के द्वीप समूह है किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। अच्छा, एक चीज और बता दें, जो जनजातियां हम लोग देख रहे थे उसमें कुछ और बढ़ा लीजिए। जैसे हमने अभी देखा था ओंगे पढ़ा था, जारवा पढ़ा था, मतलब हो सकता है कुछ छूटी हो तो एक बार फिर से क्लियर कर ली जाए। ओंगे, जारवा, सेंटिनल, ये सब आप ऊपर देखे थे। उज्जमानी भी आपने ऊपर देखा था, उज्जमानी, ये चार ही देखे थे कि और देखे थे? ओंगे हो गया, जारवा हो गया, सेंटिनल हो गया, उज्जमानी हो गया, ठीक है। टोंगी लोग भी यहीं रहते हैं। टोंगी जनजाति भी जो है कहाँ की है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। ऐसे एक और है ग्रेट अंडमानी, ग्रेट अंडमानी जो जनजाति है यहीं रहती है। निकोबारी जनजाति भी है, निकोबारी जनजाति भी यहीं की जनजाति है, ध्यान रखना। ग्रेट अंडमानी है, निकोबारी है। अच्छा, एक और भूला जा रहा है, सोमपेन, सोमपेन जनजाति भी जो है यहीं की जनजाति है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ये ध्यान रखना है आपको। इन जनजातियों में कुछ आदिम जनजाति होती है जो खूंखार टाइप होती है। जैसे ग्रेट अंडमानी जो जनजाति है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, आदिम जनजाति है। जारवा जो जनजाति है वो कैसी जनजाति है? आदिम जनजाति है। ओंगे हो गया, सेंटनाली हो, क्या है, सेंटिनल या सेंटिनाली हो गया, या सोमपेन हो गया, ये सभी जो हैं आदिम जनजातियां हैं। ओंगे हो गया, जारवा हो गया, सेंटिनल हो गया, ग्रेट अंडमानी हो गया, ठीक है, और सोमपेन हो गया। ये सब जो गोले में है ये कैसी जनजातियां हैं? आदिम जनजातियां हैं, ठीक है। जब जनजाति पढ़ाएंगे तो आदिम जनजाति वगैरह की चर्चा की जाएगी, ठीक है। भाषा आपने देख ली, हिंदी बोली जाती है, निकोबारी बोली जाती है, तमिल लोग बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, ये सब चीज ध्यान रखना। यहाँ का एक चीज और पहले याद रखिएगा, यहाँ पे एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पूछा जाएगा वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तब आपको बताना होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कौन सा? वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यहां से एक नेशनल हाईवे जाता है, उसको बोलते हैं NH4। NH4 यहां से होकर गुजरता है, जो कि माया बंदर से होते हुए पोर्ट ब्लेयर होते हुए चिड़िया टापू जाता है, पोर्ट ब्लेयर होते हुए चिड़िया टापू को जाता है, ठीक है। लगभग लंबाई आप देख लीजिएगा 1500 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। तो NH4 जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जाता है, जो कि माया बंदर से होते हुए पोर्ट ब्लेयर होते हुए चिड़िया टापू तक जाता है। इसका नाम पहले कुछ और था, अभी NH4 है, तो एक बार देख लीजिएगा, नाम मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। तो अभी वर्तमान जो नया नाम है वो NH4 कर दिया गया है। अगला देखिए। अच्छा, एक चीज और, बंगाल की खाड़ी में पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अराकानियोमा का जो निमज्जित मतलब जल में धसी हुई जो पर्वतमाला है उसी का परिचायक है पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ध्यान रखना है। अगर इनकी ऊंचाई पूछी जाए कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जितने द्वीप हैं वो स्थित हैं, तो ये लगभग 750 मान लीजिए 750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। इसका सबसे उत्तरी बिंदु जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, यहां लिखा हुआ है, उत्तरी अंडमान बोलते हैं।
उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी हिस्सा है, यहां से ध्यान रखना है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अच्छा, ये वाला जो क्षेत्र है इसे अंडमान सी कहते हैं, जो कि जो अंडमान द्वीप है उसके चाहे वो नॉर्थ अंडमान हो, मिडिल अंडमान हो, लोअर अंडमान हो या लिटिल अंडमान हो, इसके पूरब में अंडमान सी है। तो उत्तरी अंडमान जो है, नॉर्थ अंडमान जो है वो अंडमान सागर में स्थित है। यहां पर एक सर्वोच्च चोटी भी है। कौन सी है? नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक। सैडल पीक यहां की सर्वोच्च चोटी है जो कि 738 मीटर ऊंची है। कहां पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैडल पीक बोलते हैं उसको। 738 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्थ अंडमान है ये 1376 वर्ग किलोमीटर 1376 वर्ग किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। लगभग हो सकता है 75 कहीं दिया हो, 74 दिया हो, तो कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा द्वीप आप देख रहे हैं लैंडफॉल। लैंडफॉल ये जो नॉर्थ हमको अंडमान दिख रहा है, इसका उत्तरी हिस्सा ये जो आपको दिख रहा है ये लैंडफॉल द्वीप है। कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप। कहां पर स्थित है? नॉर्थ अंडमान के उत्तर में, एकदम नॉर्थ अंडमान के एकदम उत्तर में लैंडफॉल द्वीप स्थित है, जो कि समुद्री जीवों से बहुत धनी है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरतम बिंदु भी है। ये आपको पॉइंट को जरूर ध्यान रखना है। दूसरा आप देख रहे हैं नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप जो नॉर्थ अंडमान है इसके उत्तर पूर्व में आप देखेंगे, यहां पर ये देखिए रेड कलर का बना है, ये है नारकोंडम द्वीप। आगे देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये देख रहे हैं हम नॉर्थ अंडमान है, उसके नीचे मिडिल अंडमान है, ठीक है, उसके नीचे लोअर अंडमान है, उसके नीचे दक्षिणी अंडमान है। अगला जो दिया है वो मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान आपको दिख रहा है। मध्य अंडमान जो है ये 1536 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1536 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसी के साथ जो अंडमान द्वीप समूह है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका सबसे बड़ा द्वीप भी है। बाकी आप जानते हैं नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, दक्षिणी अंडमान या लिटिल अंडमान, ये क्रम भी याद कर लीजिएगा। नॉर्थ टू साउथ क्रम होना चाहिए याद, कि नॉर्थ फिर मिडिल, फिर उसके बाद लोअर अंडमान, उसके बाद दक्षिणी अंडमान, उसके बाद लिटिल अंडमान। इनमें भी सबसे बड़ा मिडिल अंडमान द्वीप समूह है। यहाँ पर जो मध्य अंडमान है यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट दियाबेली करके है। दियाबेली, माउंट दियाबेली बोलते हैं, ये मध्य अंडमान की सर्वोच्च चोटी है। जैसे नॉर्थ अंडमान की सैडल पीक है, इसकी ऊंचाई 515 मीटर है। सैडल पीक हमने बताया था कि यहाँ पे है सैडल पीक, 738 मीटर ऊंचाई है, जो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। माउंट दियाबेली मध्य अंडमान की सर्वोच्च चोटी है, यह ध्यान रखना है। जो मध्य अंडमान है उसके दक्षिण पूर्व में आप देखेंगे यहाँ पर, तब आपको दिखेगा, इसको कहते हैं बैरन द्वीप, जो सक्रिय ज्वालामुखी भी है यहीं पर स्थित है, तो बैरन ज्वालामुखी भी स्थित है, तो बैरन द्वीप है। मध्य अंडमान के अगर आप देखेंगे तो दक्षिण पूर्व में स्थित है, यहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आपको पॉइंट को ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला जो द्वीप आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर दो द्वीप दिख रहे हैं, एक द्वीप यहाँ पे दिखेगा, एक यहाँ पर दिखेगा। ऊपर वाला जो द्वीप है उसको बोलते हैं, ऊपर वाले को इंटरव्यू द्वीप, इंटरव्यू द्वीप, और नीचे वाले को बोलते हैं स्मिथ द्वीप, स्मिथ द्वीप के नाम से जानते हैं। ऊपर वाला मिडिल अंडमान के उत्तर पश्चिम में स्थित है, या मध्य अंडमान के उत्तर पश्चिम या पश्चिम भी आप कह सकते हैं, इसमें द्वीप स्थित है। और जो इंटरव्यू द्वीप है उत्तर पश्चिम में स्थित है, इंटरव्यू द्वीप ऊपर है, और स्मिथ जो द्वीप है वो ठीक उसके नीचे स्थित है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके नीचे वाला हिस्सा इसको बोलते हैं दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान बोलते हैं। 1211 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दक्षिणी अंडमान। कितने में? 1211 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कहीं कहीं लोअर अंडमान जो है उसको दक्षिणी अंडमान का हिस्सा मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ दक्षिणी अंडमान की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट हैरियट। कौन सी सर्वोच्च चोटी है? माउंट हैरियट करके यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगर लिखा हो, इसमें द्वीप लिखा है, आपने देख लिया दक्षिणी अंडमान, ये है।
ये लोअर अंडमान भी इसमें ऐड हो जाता है। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है कौन सी है? माउंट हैरियट यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, माउंट हैरियट है जो 450 मीटर ऊपर ऊंची है। उसके बाद इसके दक्षिण में, दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में आपको दिखेगा ये वाला द्वीप, ब्रदर एंड सिस्टर द्वीप। इसी के अगर आप दक्षिण पूर्व में आप देखेंगे तो एक और द्वीप दिखेगा, उसको कहते हैं रूटलैंड द्वीप, रूटलैंड द्वीप भी बोलते हैं। अच्छा, ये सेंटिनल द्वीप दिख रहा है। सेंटिनल द्वीप के दो भाग है, ऊपर वाला कहलाता है उत्तर सेंटिनल, नीचे वाला कहता है दक्षिणी सेंटिनल द्वीप कहलाता है। तो दक्षिणी सेंटिनल द्वीप भी लिखा हुआ है और आगे उत्तरी सेंटिनल द्वीप भी आएगा। ब्रदर सिस्टर द्वीप जो दक्षिणी अंडमान है उसके दक्षिण में स्थित है, ठीक है। जो रूटलैंड द्वीप आप देख रहे हैं जो कि जो दक्षिणी अंडमान है उसके दक्षिण पूर्व में स्थित है, इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी रखा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से। ये ध्यान रखना, नवीन नाम है रूटलैंड का, ठीक। अब ये नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया है, रूटलैंड द्वीप का, ठीक है। उसके बाद एक द्वीप आपको दिख रहा होगा हैवलॉक द्वीप, यहीं पर स्थित है। ये देखिए, ये हैवलॉक द्वीप है, इसको हैवलॉक द्वीप भी बोलते हैं, लिखा नहीं, आगे चल के दिखाते हैं हैवलॉक द्वीप। चलिए आगे ले लेते हैं अगला। ये देखिए हैवलॉक द्वीप, ये जो द्वीप दिख रहा है इसको बोलते हैं हैवलॉक द्वीप। इसके ये भी दक्षिणी अंडमान के दक्षिण पूर्व में या पूर्व में भी आप कह सकते हैं। इसका नया नाम जो रखा गया है हैवलॉक का वो हो गया है स्वराज द्वीप। बहुत सारे का बदला गया है लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो आपको हम बता दे रहे हैं। उसके बाद नील द्वीप दिख रहा है, जो पोर्ट ब्लेयर है इसके ठीक पूरब में आप देखेंगे तो ये वाला नील द्वीप है, हैवलॉक के ठीक नीचे। नील द्वीप का भी नाम बदला गया है, इसको अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। किस नाम से? शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखिएगा, शहीद आइसलैंड कहते हैं। उत्तर वाला हिस्सा जो सेंटिनल द्वीप है, इसका उत्तर वाला हिस्सा दक्षिण वाला दो हिस्सा होता है, तो उत्तरी सेंटिनल दक्षिणी सेंटिनल बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और द्वीप है उसको बोलते हैं तारमुगली द्वीप, जो कि लोअर अंडमान के पास ये है तारमुगली द्वीप। तारमुगली या दक्षिणी अंडमान के पश्चिम में है या लोअर अंडमान के पश्चिम में आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति होती है तारमुगली द्वीप की। उसके नीचे जब आप पहुंचते हैं तो ये आप देखते हैं जो कि लिटिल अंडमान आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, लिटिल अंडमान। अंडमान की जो श्रृंखला है, अंडमान की जो श्रृंखला है उसका सबसे दक्षिणी द्वीप है, ठीक है। अंडमान द्वीप का सबसे दक्षिणी हिस्सा है और बीच में एक पास है। कौन सा पास है? उसको बोलते हैं डंकन पास। डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने का काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो लिटिल अंडमान तक हो गया है, आगे चलते हैं। कार निकोबार दिख रहा है, देखिए कार निकोबार कहाँ है, ये देखिए ये वाला कार निकोबार है। अब निकोबार अंडमान खत्म हुआ, अब नीचे हम लोग पहुंच गए हैं निकोबार द्वीप समूह में, जिसमें कार निकोबार है, जो निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी हिस्सा है। निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी हिस्सा है। इसके बीच में जो है मतलब अंडमान के और निकोबार के बीच में एक 10 डिग्री चैनल जाता है यहाँ से, ठीक है, जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम करता है, उसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। इसी के अगर आप थोड़ा सा इधर हिस्सा में देखें, ये देखिए यहाँ पे एक बामपोका है, एक ननकौरी है जो कि लिखा हुआ है, ये देखिए ननकौरी, और इधर टेरेसा द्वीप है। इधर टेरेसा, इधर बामपोका और ननकौरी स्थित है। ऐसे लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार ये देखिए ये लिटिल निकोबार है, यहाँ पे ये भी देख लीजिए लिटिल निकोबार है, तो ये वाला ले जाके यहाँ मिलाएंगे। उसके नीचे ग्रेट निकोबार आप देख रहे हैं, और ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणतम बिंदु है वही इंदिरा पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो देखिए एक चीज आपको बता दे रहे हैं, जो ननकौरी द्वीप है, ननकौरी द्वीप ये छोटा सा, देखिए ये ननकौरी है, इसके बीच में एक छोटा सा दिख रहा है, इसको कैचल द्वीप के भी नाम से या केचल द्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो केचल द्वीप के बगल में स्थित है, या ननकौरी द्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है कैचल द्वीप, ठीक है। कैचल द्वीप भी कई बार पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो लिटिल आपने देख लिया कि लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार का दक्षिणी हिस्सा आपने देख लिया। ग्रेट निकोबार देख रहे हैं, यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट थुलियर। कौन सी सर्वोच्च चोटी है? माउंट थुलियर जो है, इसकी माउंट थुलियर है, माउंट थुलियर किसकी?
ग्रेट निकोबार की सर्वोच्च चोटी है जो कि 462 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ग्रेट निकोबार की सर्वोच्च चोटी है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार का दक्षिणी हिस्सा है जो 6 डिग्री 45 मिनट जो है अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 45 मिनट तक एकदम भारत का दक्षिणी बिंदु भी है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप जानते हैं काला पानी वाला जेल भी है जिसको सेलुलर जेल बोलते हैं। पूरा अंडमान निकोबार अगर आप देखेंगे तो इसका जो फैलाव है ना, देखिए यहाँ पे सबसे दक्षिणतम बिंदु कितना हो गया, 6 डिग्री 45 मिनट हो गया। 6 डिग्री 45 मिनट और एकदम उत्तरी बिंदु जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 13 डिग्री 46 मिनट। ये अंडमान निकोबार का फैलाव आपको दिख रहा है अक्षांशीय विस्तार। अगर इसका देशांतरी विस्तार देखेंगे, एकदम जो पश्चिमतम बिंदु हो उसको देशांतरी बिंदु में देखेंगे तो ये है 91 डिग्री लगभग 59 मिनट करके है। 91 डिग्री 59 मिनट है। और एकदम जो पूर्वी बिंदु है उसको आप देखेंगे तो ये लगभग 4 डिग्री के आसपास इसका फैलाव मिलता है। 94 डिग्री 16 मिनट तक फैलाव देखने को मिलता है। ये है देशांतरी विस्तार 91-59 से 94-16 और अक्षांशीय विस्तार 6:45 से 13:46 तक है। 13 डिग्री 46 मिनट या 4-6 मिनट बोलते हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर कुल 9 राष्ट्रीय पार्क हैं, 96 अभयारण्य है, सबसे ज्यादा अभयारण्य यहीं पर स्थित है। तो 96 अभयारण्य है और कुल 9 राष्ट्रीय पार्क यहां पर देखने को मिलते हैं। अच्छा, ग्रेट निकोबार जो आप देख रहे हैं, ग्रेट निकोबार जो है इसको 2013 में MAB कार्यक्रम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो कार्यक्रम है उसके तहत शामिल किया गया है। ठीक है। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जगह है उसको बंदुर या बदुर बोलते हैं, जहाँ पर एक समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थित है। वहाँ पे कई किस्म के कछुए भी पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कपड़ा आपने देख लिया। अच्छा, खेती देख लीजिए, नारियल की खेती करते हैं ये लोग, सुपारी की खेती करते हैं, रबर उगाते हैं, धान की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, फलों और सब्जियों की खेती करते हैं। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप देखेंगे तो जो है ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो पूरा का पूरा एरिया है वहां पे सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। किस तरह के वृक्ष मिलते हैं? सदाबहार वृक्ष। छोटा अंडमान जिसको लिटिल अंडमान बोलते हैं और निकोबार आपने देख लिया 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। ठीक है, ये भी आपने देख लिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मध्य अंडमान में एक तहसील है जहां से NH4 जा रहा था, उसको माया बंदर बोलते हैं। नारकोंडम ज्वालामुखी आपने देखा नारकोंडम द्वीप पर स्थित है, वो एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। जबकि बैरन द्वीप पर जो बैरन ज्वालामुखी आपने देखा है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये जैसे बार बार हम बोल रहे हैं कि जो लिटिल अंडमान है और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। जब 10 डिग्री चैनल क्या होता है? 10 डिग्री मतलब अक्षांशीय विस्तार को दर्शा रहा है कि कहां पर है 10 डिग्री। ठीक है। और चैनल का मतलब क्या होता है? एक जलमार्ग होता है, दो भूमियों के बीच, दो लैंड के बीच एक चौड़ा जो खुला हुआ जलमार्ग होता है। मतलब ये भी आप कह सकते हैं दो भूमि के भागों को जोड़ने का, मतलब लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जोड़ने का काम करता है 10 डिग्री चैनल। तो जो पानी का बहाव है ये चौड़ा सा, इसी को चैनल बोलते हैं। तो ये इसकी स्थिति 10 डिग्री पर है, 10 डिग्री उत्तर पर है, विषुवत रेखा के उत्तर में है, इसीलिए इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। तो चैनल क्या है? पानी का बहाव है, एक खुला जलमार्ग है दो भूमियों के बीच, दो भूमियों को जोड़ने का काम भी करता है, ये भी आप कह सकते हैं, या अलग करने का काम कर सकता है, ये भी आप कह सकते हैं, या ये भी आप कह सकते हैं कि दो भूमियों के बीच में जो चौड़ा जलमार्ग निकलता है उसको चैनल कहा जाता है। तो चैनल में कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं कई बार, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी कवरत्ती है। राजधानी यहाँ पे देखिए कवरत्ती आइसलैंड लिखा हुआ है, ये राजधानी है। ये अरब सागर में फैले हुए द्वीप हैं। कहाँ पे फैले हैं? अरब सागर में। भारत की जो स्थिति ये वाली है, ये अरब सागर यहीं पर पूरा फैला हुआ है लक्षद्वीप, और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह फैला हुआ है, ध्यान रखना। कुल जो जनसंख्या है 64,473 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 947 है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसका जनघनत्व 2149 प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति है। मुख्य भाषा यहाँ की PCS में पूछी गई थी, ध्यान रखिएगा, शायद RO या PCS में। जेसरी है, माहल है और मलयालम। मलयालम मुख्य भाषा है, यही पूछा गया था, मलयालम।
यहाँ की खेती कौन कौन सी करते हैं? नारियल की करते हैं, केले की करते हैं, गुड़ मतलब गन्ने की करते हैं, सिरका बनाते हैं, जैक फ्रूट, मछली, सिरका, इन सब के उत्पादन का काम करते हैं। 1956 में जो है लक्षद्वीप केंद्र शासित राज्य बनाया गया था, जो कि 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में घिरा हुआ है। अगर इसको आप देखेंगे तो जो केरल का तट है, भारत का जो केरल का तट है, उससे लक्षद्वीप की दूरी कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो जो केरल है, इससे लक्षद्वीप की दूरी 280 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। जो छोटे छोटे द्वीप पड़ते हैं 280 किलोमीटर की आसपास दूरी ये पड़ती है, जो कि अरब सागर में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा के लिए यहाँ पर एक व्यक्ति निर्वाचित होता है। न्यायालय कौन सा है? तो केरल उच्च न्यायालय के अधिकार में है। लक्षद्वीप का पूरा जो न्यायिक क्षेत्र है वो किसमें है? केरल। ये लोकसभा के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित होता है, ये ध्यान रखना है। पूरे लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप समूह है। अच्छा, 1+आधा लिखा है, इसको 1.5 डिग्री चैनल भी कहते हैं। 1.5 डिग्री या कहीं कहीं आधा डिग्री चैनल के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है वैसे आधा डिग्री चैनल है रियल, लेकिन किताबों में अंतर ही नहीं दिया है, आपको पहले ही बता दे रहे हैं। लेकिन आपको आधा डिग्री ही चैनल इसको पढ़ना है, आधा डिग्री चैनल ही पढ़िएगा 1/2 करके, ठीक है। आधा डिग्री चैनल जो ये मिनिकॉय द्वीप दिख रहा है, और जो इधर मतलब मिनिकॉय द्वीप का दक्षिणतम जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो मतलब ये आप कह सकते हैं मालदीव की राजधानी जो माले है, और मालदीव की राजधानी जो माले है और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल है उसे आधा डिग्री चैनल कहते हैं। कारण ये है कि जो भूमध्य रेखा के ऊपर की स्थिति है वो लगभग आधा डिग्री के आसपास आती है, इसीलिए इसको आधा डिग्री चैनल कहते हैं। ये बहने वाला एक चैनल है जो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच बहता है, या मिनिकॉय और मालदीव के बीच। तो ये मिनिकॉय है, ये मालदीव है, दोनों के बीच में बहता है ये चैनल बहता हुआ है, इसको आधा डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। अगला जो देख रहे हैं आधा डिग्री चैनल, ये भी मिनिकॉय और मालदीव के बीच है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल ये बना हुआ है, इसमें 9 डिग्री चैनल बोलते हैं। अरब सागर में स्थित है, इसको आप जानते हैं। लक्षद्वीप जो मेन भूमि है उसको मलिक एटॉल से अलग करने का काम करता है, या आप ये भी कह सकते हैं मिनिकॉय को लक्षद्वीप की भूमि से अलग करने का काम करता है। तो लक्षद्वीप मिनिकॉय ज़्यादा सही है, आप याद कर लीजिएगा। एक और डिग्री चैनल जाता है, उसको 11 डिग्री चैनल बोलते हैं। 11 डिग्री चैनल मिनिकॉय को 2 भागों में विभाजित कर देता है। उत्तर वाला जो होता है उसको अमीनी द्वीप बोल देते हैं, दक्षिण वाले को कोन्नारे द्वीप बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला, जैसे ये अच्छा यहाँ पे लिखा है कोन्नारे द्वीप है, अमीनी द्वीप आप देख सकते हैं, ठीक है, इसी को अलग करता है। अच्छा, एक अमीनी आइसलैंड भी है, ध्यान रखिएगा। ये अमीनी द्वीप जो है ये मिनी स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, शायद लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप भी है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपको दिख रहा है कोन्नारे द्वीप। कोन्नारे द्वीप देखिए यहाँ पे बना हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? यहाँ पे जो ये द्वीप दिख रहा है ये वाला, ये कोन्नारे द्वीप है, जहाँ पे सुहेली पार लिखा हुआ है। इसका निचला हिस्सा सुहेली द्वीप है और इसका उत्तरी हिस्सा कोन्नारे द्वीप के नाम से जाना जाता है। अमीनी द्वीप जो मिनिकॉय में है, अमीनी द्वीप, अमीनी आइसलैंड पूछा जाए तो यहाँ पे अमीनी द्वीप लग जाए तो मिनिकॉय में है, ये ध्यान रखिएगा। जो कोन्नारे द्वीप समूह है प्रवाल भित्तियों से निर्मित है, पूरा लक्षद्वीप लगभग प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। एक और यहाँ पे एक द्वीप है, इसमें शायद लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये आगाती द्वीप लिखा है। आगाती जो द्वीप है यहाँ पर लक्षद्वीप का मुख्य हवाई अड्डा भी यहीं पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अमीनी द्वीप आपने देख लिया, बंगारू देख लिया। बंगारू, अच्छा ये जो बंगारू द्वीप जो जिसको चेरिया पानी आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर बहुत बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना भी स्थित की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लगभग चीज़ें हो गई हैं, आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा एक एक करके देखेंगे। जम्मू कश्मीर जो नाम है ना, कश्यप मुनि के नाम पर जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर की संज्ञा प्रदान की गई। किसके नाम पर? कश्यप मुनि के नाम पर। बाद में अशोक ने यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार कराया। बाद में कारकोट वंश ने यहाँ पे शासन किया है। कारकोट वंश और लोहार वंश के शासकों ने कारकोट और लोहार वंश के शासकों ने यहाँ पर शासन किया है। सबसे पहले अशोक ने यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार कराया, कश्यप मुनि के नाम पर इसका नाम पड़ा है। उसके बाद कारकोट वंश ने शासन किया है, उसके बाद लोहार वंश के शासकों ने इस पर शासन किया है।
13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास ये जो जम्मू कश्मीर, पहले पूरा जम्मू कश्मीर होता था, पूरे की बात हो रही है जो जम्मू कश्मीर, अब तो ये लद्दाख हो गया, ये कश्मीर बन गया, जम्मू कश्मीर बन गया, ठीक है, इसमें पीओके का भी क्षेत्र आ जाता है, पूरे जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। तो यहाँ पे कारकोट और लोहार वंश के शासकों ने शासन किया था। उसके बाद यहाँ पर इस्लाम का आगमन जो होता है वो लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ। मुगलों के जब 13वीं 14वीं शताब्दी में मुगल आए, उसके बाद रणजीत सिंह के हाथ में जो है जम्मू कश्मीर का पूरा बागडोर रणजीत सिंह के शासन में रणजीत सिंह के हाथ में आ गया। रणजीत सिंह ने जो है डोगरा शासकों को शासन करने की अनुमति दे दी। बाद में जो शासक हुए उसमें राजा हरि सिंह सबसे अंतिम आपको दिख रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ था उस पर साइन करने वाले थे। तो उसके बाद रणजीत सिंह के बाद आप महाराजा गुलाब सिंह देख रहे हैं, महाराजा रणबीर सिंह हुए, महाराजा प्रताप सिंह हुए, फिर महाराजा हरि सिंह हुए। यही वो महाराजा हरि सिंह है जो 1925 से 1947 तक शासन किए हैं, जिन्होंने जब भारत का विलय हुआ उस पर इन्होंने हस्ताक्षर किया था। यहां पे कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे अमरनाथ गुफा है, लेकिन उससे पहले कि ध्यान रखिएगा कि लगभग 1819 में जम्मू कश्मीर में सिख शासन की स्थापना हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू को पंजाब में मिला लिया था। बाद में उन्होंने गुलाब सिंह को दे दिया था कि गुलाब सिंह यहाँ पे शासन करें। बाद में धीरे धीरे जो आपने देखा कि कैसे राजाओं के हाथ में गया, वो चीज आपने देख लिया, ठीक है। इस पर धारा 370 थी। अभी धारा 370 के कुछ प्रावधान खत्म किए जा चुके हैं। 26 जनवरी 1957 को धारा 370 के तहत अलग संविधान बना दिया गया था। बाद में 2 नवंबर 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, जिसके तहत जो है लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित कर दिया गया। उत्तर वाले पोर्शन में आप देखेंगे तो चीन है, उत्तर में चीन है। इधर आप देखेंगे तो 2 है, एक ऊपर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है। इधर चीन है, उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। दक्षिण में आप देखेंगे तो इधर पंजाब है, ये देखिए पंजाब है, और हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब हिमाचल प्रदेश से भी लगा हुआ है। ये जम्मू कश्मीर वाला पूरे हिस्से की बात कर रहे हैं, इसमें लद्दाख को अलग नहीं कर रहे हैं। अगर लद्दाख को अलग करते हैं तब भी हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है, पंजाब लगा हुआ है, इधर आप लद्दाख कर लेंगे, इधर लद्दाख से लगा हुआ है। ऊपर जो है पीओके का रीजन आ जाता है, पीओके क्षेत्र आ जाता है। इसकी राजधानी जो है, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है ग्रीष्मकालीन जो होती है वो श्रीनगर होती है। शीतकाल में जम्मू को राजधानी बना दिया जाता है। वर्तमान में आप जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो इसमें कुल 20 जिले शामिल हैं, 20 जिले शामिल हैं। इसका जो क्षेत्रफल है 889 लिंगानुपात, यहाँ का 889 889 लिंगानुपात है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं जरा क्या भाषाओं को लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है तो लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ये 20 जिले आपको दिख रहे हैं। इधर ये वाला मुजफ्फराबाद है, ये कुपवाड़ा है, ये बांदीपोरा है, गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट है, बारामूला है, श्रीनगर है, पूंछ है, मीरपुर है और राजौरी है, ठीक है। देख लीजिएगा ये जम्मू है, संबा है, कठुआ है, ठीक है, किश्तवाड़ जिला है। इस तरह कुछ कुल लगभग 20 जिले इसमें शामिल हैं। लिंगानुपात 889 है। मुख्य भाषा जो यहाँ की है वो है कश्मीरी और डोंगरी। ये मुख्य भाषाएं बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी मुख्य भाषा है। तो कश्मीरी बोली जाती है, डोंगरी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, पंजाबी भाषा भी बोली जाती है कश्मीर में, ये ध्यान रखिएगा। तो कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, पंजाबी हो गई। लाडा यहाँ पे एक भाषा बोली जाती है, लाडा। दादरी भाषा बोली जाती है, लाडा भाषा भी यहाँ पे बोली जाती है, दादरी भाषा भी बोली जाती है, ठीक है। एक और भाषा बोली जाती है बाल्टी, जो हम लोगों के नहाने का काम आती है, उसी के नाम पर आधारित है। तो बाल्टी करके यहाँ की एक प्रमुख भाषा है। अभी विधानमंडल का सब कुछ चेंज हो गया, बाद में इसकी बात करेंगे कितने लोग यहाँ पे हैं। और जब नवीनतम वीडियो पढ़ाएंगे तो उसमें यहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री सभी की बात करेंगे कि उपराज्यपाल वगैरह कौन है। यहाँ पर यहाँ का जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको बोलते हैं शेख उल सलेम, शेख उल आलम, सॉरी लिख दे रहे हैं, शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां से एक
राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है NH1 करके जाता है, नवीनतम नाम बता रहे हैं, जो उरी बारमूला ले होते हुए जाता है। अच्छा, ये जो शेष उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये श्रीनगर में है, कंफ्यूज मत होइए, कहाँ पे है? श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर यहाँ पर स्थित है। इसी के उत्तर में बांदीपोरा में आप देखेंगे तो बूलर झील है, बूलर झील है ना, इसकी श्रीनगर के उत्तर में है। तो श्रीनगर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है शेष उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहाँ से NH1 होके जाता है जो उरी बरमूला और उधर लद्दाख में ले होते हुए जाता है। यहाँ पे एक प्रमुख घाटी है जिसको कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अमरनाथ गुफा भी स्थित है, बहरहाल इसकी बात करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं जम्मू, पूरे जम्मू की जो सबसे महत्वपूर्ण झीलें हैं उनका नाम। वैसे जब झील पढ़ाए वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जम्मू की झील की, जम्मू कश्मीर के झील की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा सबसे मीठे पानी की झील आप जानते हैं बूलर झील है, डल झील यहीं पर है, शेषनाग झील है, मनसबल झील है, मनसबल झील और नागिन झील, बेरीनाग झील, अनंतनाग झील है, शेषनाग झील है। ठीक है, ये सभी जो है जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। यहाँ की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है ये भी पूछा जाता है कई बार, ये ध्यान रखना। तो बेडा जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। कुछ गले में दिक्कत हो रही है। बाल्टी जनजाति यहाँ पर है, बाल्टी जनजाति है, बेडा जनजाति है, बाल्टी जनजाति है, चांगपा एक जनजाति है यहाँ पे। कौन सी है? चांगपा जनजाति। तो बेडा हो गया, बाल्टी हो गया, चांगपा हो गया, गुर्जर है, गुर्जर जनजाति जो हिमाचल प्रदेश वाली है, यहाँ भी थोड़ा बहुत मात्रा में पाई जाती है। खस जनजाति है, यहीं पर पाई जाती है, खस भी लिख लीजिए, बोमपा लिख लीजिए, बोमपा जनजाति या बोमपा जनजाति जो है यहीं पर पाई जाती है। ये सब जनजातियाँ जो है, गद्दी जनजाति भी है यहाँ पे, गद्दी भी लिख लीजिए, गद्दी जनजाति भी यहाँ पर पाई जाती है। ये सब प्रमुख जनजातियाँ हैं जो पाई जाती हैं। जो आप अनंतनाग गुफा देख रहे थे ये कहाँ पर स्थित है? अभी आपको दिखाते हैं, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। देखिए ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए ये वाला, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। ये जो किश्तवाड़ है इसके पश्चिम में स्थित है। कौन सा है? अनंतनाग। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में अमरनाथ गुफा स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि हिंदुओं का एक बहुत पवित्र स्थल है। चिनाव नदी देखिए कुछ इस तरह से जाती है। ये देखिए चिनाव नदी, इससे से निकलती है झेलम नदी एक। ठीक है, तो चिनाव नदी और झेलम नदी यहाँ पर बहती है। बनिहाल जो सुरंग है यहाँ पर स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर स्थित है। इसी को जवाहर सुरंग के नाम से जानते हैं। ये भी आपको पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो झेलम नदी अगर आप देख रहे हैं ये अनंतनाग के पहाड़ियों को मतलब बहती है, बूलर झील से निकलती है। भारत की और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके किनारे बहती हुई झेलम नदी जाके बाद में चिनाव नदी में मिल जाती है। अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। बूलर झील आपको बता चुके, श्रीनगर के उत्तर में बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है बूलर झील। ठीक है, आक्सबो लेक है, जो खुर के आकार की झील होती है वो है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? सियोज घाटी। सियोज घाटी जो है ये ऊधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है। सियोज घाटी ऊधमपुर में है। ऊधमपुर आप देखेंगे, ऊधमपुर जो है ऑपरेशन हब के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पांडिचेरी। अच्छा, पांडिचेरी को जवाहरलाल नेहरू ने कुछ कहा था। पांडिचेरी के 4 भाग हैं, 4 जिले आप कह सकते हैं, 4 भागों में बटा हुआ है। अभी बटा हुआ है, उसकी बात बाद में करेंगे। पुदुचेरी जो है इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू या पीटी नेहरू ने पुदुचेरी को फ्रेंच संस्कृति की खिड़की कहा है। पुदुचेरी को क्या कहा है? फ्रेंच संस्कृति की खिड़की, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच शासन रहा है। 4 भागों में बटा हुआ है, पांडिचेरी, माहे, यनम, कराईकल। देखिए यनम जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, ये यनम है, ध्यान रखिएगा। उसके नीचे जब आप आएंगे तो ये देखेंगे आप, ये है पुदुचेरी, जिसके नाम पर पूरा राज्य बना है संघ शासित। तो ये पुदुचेरी है, और ये आप देख रहे हैं कौन सा है। उसके बाद अगला कौन सा है? कराईकल। ये कराईकल है, अभी बात करते हैं इसके बारे में। और ये माहे है जो केरल में स्थित है, ये माहे। राजधानी क्या है इसकी? पुदुचेरी है। 4-5 भागों में बटा हुआ है। मुख्य भाषा जरूर ध्यान रखिएगा, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, फ्रेंच है, अंग्रेजी, ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। किस न्यायालय का अधिकार है? तो चेन्नई न्यायालय का यहाँ पर अधिकार है।
उत्तर से दक्षिण, देखिए यनम जो है आंध्र प्रदेश में सबसे उत्तरतम द्वीप है, नॉर्थ एकदम सबसे उत्तर द्वीप है यनम। यनम यहां पे एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है कोरिंगर नदी। क्या नदी है? कोरिंगर नदी बहती है यनम से होकर, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और पूरे पुदुचेरी के 4 द्वीपों में से या 4 जिलों में से सबसे जो उत्तर है वो है यनम, ठीक है। उसके बाद पुदुचेरी कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहां पे? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में पुदुचेरी स्थित है। यहां से जो नदी बहती है उस नदी का नाम है जीजी नदी। जीजी नदी पुदुचेरी से होकर बहती है। अगला आप जो देख रहे हैं वो है कराईकल। कराईकल जो है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। यहां से 2 नदियां बहती हैं, बड़ी फेमस है। एक नदी का नाम है अरासलार नदी, अरासलार नदी, अरासलार नदी बहती है। और एक वो नदी कौन सी? कावेरी नदी। 2 नदियां हो गई, तो कावेरी हो गई, अलासराल नदी हो गई जो यहां से होकर बहती है। उसके बाद एक आप देख रहे हैं माहे। माहे कहां पर है? ये केरल में है, केरल में है और माहे नदी के किनारे है माहे। अब उत्तर से दक्षिण क्रम जब आप देखेंगे तो सबसे उत्तर में हो जाएगा यनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद पुदुचेरी हो जाता है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद माहे हो जाता है जो कि केरल में स्थित है। उसके बाद आ जाता है आपका कराईकल जो कि तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। ये नॉर्थ टू साउथ क्रम है, उत्तर से दक्षिण क्रम है। माहे कराईकल के ऊपर पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पूरा पुदुचेरी जो आप देख रहे हैं 4 भागों में और 3 राज्यों में विभाजित होकर फैला हुआ है, 3 राज्यों में फैला हुआ है और एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, ये ध्यान रखना है। इन सब चारों में जो सबसे छोटा है वो माहे है, क्षेत्रफल के हिसाब से माहे सबसे कम क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका पूरा क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है और उच्चतम न्यायालय इसका चेन्नई है। ये सब चीजें आपको पॉइंट में ध्यान रखना है। उत्तर से दक्षिण चल लिखा तो है, ये आप देख लीजिएगा उत्तर से दक्षिण द्वीपों का क्रम। अगला चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। 1 नवंबर 1956 को इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी भी चंडीगढ़ है, ठीक है। ये शिवालिक पहाड़ियों में चंडीगढ़ बसा हुआ है। एक नैनाभिराम तलहटी है वहीं पर स्थित है। बहुत ही खूबसूरत शहर है, ग्रीन एकदम हरा भरा शहर है। 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। शासन किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराज्यपाल। लोकसभा के लिए 1 सदस्य निर्वाचित होता है। कुल क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी चंडीगढ़ है। भाषा यहाँ पे जो बोली जाती है वह है हिंदी, पंजाबी, यहाँ पर भाषाएं प्रमुख है जो बोली जाती हैं। इसके पूरब में आप देखेंगे तो हरियाणा है, पूरब में हरियाणा है। इधर उत्तर पूरब में आप देखेंगे तो पंजाब है। उत्तर पश्चिम में भी पंजाब है। दक्षिण पश्चिम में भी पंजाब है, ठीक है। तो एक तरफ इधर 2 तरफ हिस्सा जो है वो हरियाणा से और बाकी जो 3 तरफ का हिस्सा इसका पंजाब से घिरा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है इसलिए इसको कहा जाता है ग्रीन सिटी के नाम से भी बुलाया जाता है। यहाँ पे एक झील भी स्थित है जिसका नाम है सुखना झील। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी चंडीगढ़ में याद कर लीजिएगा, भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ के नाम से चंडीगढ़ में स्थित है भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला ये दिल्ली है। दिल्ली को कई भागों में बटा हुआ है, कई तहसीलों में बटा हुआ है, ठीक है। अलग अलग साउथ वेस्ट ये वो करके बटा हुआ है। बाकी दिल्ली के बारे में अभी थोड़ा सा देखेंगे। दिल्ली की जो स्थापना है वो तोमर वंश के शासक थे अनंगपाल, उनके द्वारा की गई थी। आनंदपाल थे, अनंगपाल थे, देख लीजिएगा एक बार, हम कंफ्यूज हो गए। आनंदपाल तोमर वंश के शासक थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो अनंग हो या आनंद हो देख लीजिएगा एक बार। मुझे अनंगपाल याद आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा। अनंगपाल ही वैसे है तो सही कर लेते हैं काट के, अनंगपाल है, देख लीजिएगा। जो भी नाम हो सही कर लीजिएगा। तोमर वंश के शासक थे, इन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। 1192 के आते आते यहाँ पे तुर्कों का शासन हो गया। उसके बाद 1526 आते आते यहाँ पर मुगलों का शासन हो गया। 19वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर अंग्रेजों का शासन हो गया। 1911 में आप जानते हैं 12 दिसंबर 1911 को कोलकाता से दिल्ली जो है राजधानी ट्रांसफर की गई थी, जो कि ब्रिटिश भारत की राजधानी भी बनी थी।
दिल्ली का आकार देने का काम जब ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी 1911 में, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने दिल्ली को नए रूप से डिजाइन किया था। दिल्ली के पूरब में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा, इधर पूरा उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी तीन तरफ से आप देखेंगे तो ये हरियाणा से घिरा हुआ है। यहाँ पर जो हवाई अड्डे हैं वो 3 हवाई अड्डे हैं। बहरहाल थोड़ा सा अच्छा दिल्ली एनसीआर आ गया। 3 हवाई अड्डे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय नेशनल कैपिटल रीजन है, जिसको एनसीआर बोलते हैं। बहरहाल हवाई अड्डे की बात याद रख लीजिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए है। एक पालम हवाई अड्डा है जो घरेलू उड़ाने के लिए है। उसके बाद एक सफदरगंज हवाई अड्डा है जो प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, खासकर प्रशिक्षण के लिए। बात हो रही है, थोड़ा सा देख लेते हैं जो एनसीआर रीजन है। चूंकि दिल्ली, जो ये छोटा सा दिल्ली आपको दिख रहा है, यहाँ पर लोगों की इधर यूपी से, इधर हरियाणा से, 3 तरह से हरियाणा से गिरा है, एक तरफ से यूपी से, तो यहाँ पर लोगों की डेंसिटी बढ़ने लगी, जिसके कारण से एनसीआर रीजन नेशनल कैपिटल रीजन विकसित किया गया, जो कि ठीक दिल्ली की तरह विकसित किया गया, जिसके कारण लोग यहाँ पर रुकने लगे और दिल्ली में डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगी। नहीं तो इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती कि यहाँ पे के ऊपर एक लोग अभी तक रह रहे होते हैं, क्योंकि मेरठ हो गया, इधर ग्रेटर नोएडा हो गया, यूपी के लोग तो यहीं रुक जा रहे हैं, दिल्ली बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सुविधाएं मिल गई और चीज़ें सस्ती हैं दिल्ली से। तो यहाँ पर जो यूपी है, इसके कुल 8 जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। कितने? 8 जिले जो शामिल हैं यूपी के। और इधर हरियाणा देख रहे हैं, इसके 14 जिले शामिल हैं। राजस्थान का अलवर और भरतपुर भी अब शामिल हो गया, तो 2 और तो 14, 8, 22, 2, 24 जिले कुल दिल्ली एनसीआर में शामिल किए गए हैं। यूपी में शामली है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, मेरठ है, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर। ये आपको याद कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको दादर नगर हवेली दमन दीव, पहले 2 केंद्र शासित अलग अलग राज्य थे। दादर नगर हवेली अलग था और दमन और दीव अलग था, ठीक है। जनवरी 2020 में इसको जोड़कर एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, जिसकी राजधानी दमन है। कुल क्षेत्रफल 491 पर प्लस 111 वर्ग किलोमीटर। दादर नगर हवेली 491, दमन दीव जो है वो 111 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो आप देख रहे हैं, जो ये पीला वाला महाराष्ट्र दिख रहा है, इसके ऊपर ये जो गुजरात वाला दिख रहा है, गुजरात के दक्षिणी बिंदु पर ये दादर नगर हवेली है, सॉरी ये दमन दीव है, ऊपर वाला दमन दीव है और नीचे वाला ये दादर नगर हवेली है। अब इन दोनों को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जो कि लगभग आप देखेंगे 601-2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जोड़ लीजिए, 491 है और 111, ये आप जोड़ लेंगे, जो आएगा 2 आएगा और इधर 0 आ जाएगा, इधर 602 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो कुछ इस तरह से ये दादर नगर हवेली दिख रही है, इधर आप ये वाला दमन और दीव देख रहे हैं। इस तरह कुछ इसका फैलाव देखने को मिलता है, जो कि आप कह सकते हैं कि उत्तर में गुजरात से घिरा हुआ है और दक्षिण में जो है महाराष्ट्र से घिरा हुआ है। ये जो केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली दमन और दीव, इस पर मुंबई जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उसका यहाँ पर न्यायाधिकार यहाँ पर स्थित है। दमन दीव आप ये भी कह सकते हैं खंबात की खाड़ी के बीच स्थित है। यहाँ कुछ जनजातियां रहती हैं, जैसे धोड़िया जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति यहाँ पे रहती है? धोड़िया, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नायकड़ा जनजाति यहाँ पे रहती है, नायकड़ा हो गई, धोड़िया हो गई, ये सब जनजातियां यहाँ पे निवास करती हैं। वर्ली भी है, वर्ली जनजाति भी नोट कर लीजिएगा कि वर्ली जनजाति भी यहाँ पे रहती है। एक नायका जनजाति भी यहाँ पे रहती है, नायकड़ा भी है और नायका भी है, और डबला भी जनजाति यहाँ पे है, डबला जनजाति भी यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है जो हमारा लद्दाख, इसका जो क्षेत्रफल है 1,68,055 वर्ग किलोमीटर। ये 2021 के सर्वे SOI के रिपोर्ट के अनुसार है। हालांकि इसका अलग अलग जगह अलग अलग दिखा रहा है। SOI का जो रिपोर्ट है उसमें 1,68,055 वर्ग किलोमीटर है, इसमें से कुछ पाकिस्तान अधिकृत भी है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, ठीक है। यहाँ पे एक त्योमोरारी करके जो लास्कर के बीच में एक कृत्रिम झील स्थित है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में स्थित है। इसको बोलते हैं त्योमोरारी झील के नाम से, जो कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पूरे लद्दाख में 2 जिले हैं, एक हैले और कारगिल, 2 ही जिले शामिल, सॉरी लेह जिला है, ठीक है, और कारगिल जिला शामिल है, ठीक है।
और यहाँ पे पुग्गा एक जो है लद्दाख की प्रमुख घाटी जो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। मरखा घाटी यहाँ पर स्थित है। मरखा घाटी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध, मरखा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है, ठीक है, लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर स्थित है जो 5700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख में आप कारकोरम श्रेणी देखेंगे, ट्रांस हिमालय का भाग देखेंगे। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये विश्व, यहाँ पर जो युद्ध स्थल स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यहीं से नुब्रा नदी सियाचिन से निकलती है। मरखा घाटी हो गई, नुब्रा घाटी हो गई, सुरु घाटी हो गई। यहाँ पर पेंगोंग तेसो झील भी है, पेंगोंग तेसो झील भी यहीं पर स्थित है। और कुछ बचा है क्या? सियाचिन ग्लेशियर 5700 मीटर ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध केंद्र। नुब्रा नदी निकलती है, लद्दाख की घाटियां हैं, मरका घाटी, नुब्रा घाटी, सुरु घाटी भी है, पेंगोंग तेसो झील भी है। एक झील आप ऊपर देख ही चुके हैं। तो ये हो गया 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब हम लोग राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 7-7, 6-6, 5-5 करके जो राज्य हैं वो आते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लाएंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं यही लद्दाख है, इसका कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान क्षेत्र में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।